Hello everyone, I am Aradhna. Welcome to my channel. Today I will discuss a topic is human resource management. इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ एचआर मैनेजर, इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम, फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरएम। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम से। इसके अंदर आपके तीन फंक्शन होते हैं मेनली। फर्स्ट आपका होता है मैनेजरियल फंक्शंस, सेकंड आपका होता है ऑपरेटिव फंक्शन, थर्ड आपका होता है एडवाइजरी फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो वो कैसे अपना काम डील करते हैं लोगों से, जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कैसे वो डील करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है जो हर मैनेजर को करना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है ये। फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपका प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज डायरेक्टिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग। चार पार्ट है इसमें, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ एडवांस में डिसाइड कर ली कि आपको आगे कहाँ जाना है, आप मतलब क्या चाहते हैं, एडवांस में क्या करना चाहते हैं और कहाँ पर अभी आप हैं। ठीक है, बेसिकली ये फोरकास्टिंग होती है। पहले सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं तो प्लान करते हैं कि हमको ये किस तरीके से करना है ताकि हमें आगे कोई लॉसेस वगैरह ना हो। सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लान कर लिया कि आपको कैसे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। सेकंड में आप ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ जो आपने प्लान की है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे कि ये एक्टिविटी यहाँ पर होगी, ये एक्टिविटी यहाँ होगी। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको क्या रोल देना है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, किस किस काम के लिए कौन अकाउंटेबल है, कैसे। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, प्लान के बाद आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सबको दे दी, जो भी एम्प्लॉयज़ थे। थर्ड में आपका आ गया डायरेक्टिंग। अब आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, उसके बाद जब जो एम्प्लॉय है वो उन्होंने काम करना जब शुरू कर दिया, फिर उनको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। ठीक है, उनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ उनको ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ पर अवेलेबल हो उनके लिए एज अ लीडर। ठीक है, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके आप काम करें, उनको बेसिकली डायरेक्ट करना है आपको कि कैसे उस काम को करना है। लास्ट में जब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया लोगों को, उसके बाद डायरेक्ट भी कर दिया, फिर आपको कंट्रोलिंग करनी है, उनसे फीडबैक लेना है कि उनको किसी ट्रेनिंग की तो ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और चीज़ की तो कोई क्वारी तो नहीं आ रही है उन्हें किसी चीज़ में। ये सारे फंक्शन को आपको रीचेक करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में यही करना होता है। ये आपके हो गए चार पार्ट मैनेजरियल फंक्शंस के। ठीक है, सेकंड में आपका आता है ऑपरेटिव फंक्शन। अब ऑपरेटिव का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कैसे हैंडल करना है। इसमें फर्स्ट आपका आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब कि डेली बेसिस पे आपको कितने न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, कैसे उनको क्या सिलेक्शन प्रोसेस उनका रखना है। ठीक है, ये आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। सेकंड आपका आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आपने उनको रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उनका इवैल्यूएट करेंगे उनको कि उनके अंदर जो जिसको आपने जिस काम के लिए रखा है उतना पोटेंशियल है भी उन लोगों के अंदर या नहीं है, या वो कैसे उस चीज़ को काम कर रहे हैं। थर्ड आपका आता है जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन। फिर इसमें एक ये भी आता है, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय को क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है। इसमें दो चीज़ होती है आपकी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आ गया कि जिस एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट किया है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी।
ठीक है, जिस काम के लिए आपने रखा है उससे वो क्वालिफिकेशन मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। डिज़ाइन किया आपने, कैसे जॉब को डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उसके बाद आप उसको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसा दे रहे हैं, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देने के, कोई अगर न्यू एम्प्लॉय आया है या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी करियर प्लानिंग करना, उसकी करियर डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय को कैसे आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट में आपका आ गया वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में आप बोनस दे दिया आपने लेबर्स को, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को। और आप ग्रेचुइटी हो गया, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी आपने। तो ये हो गया एम्प्लॉय का बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आ गया मेंटेनेंस एंड पर्सोनल रिकॉर्ड। मेंटेनेंस बेसिकली वेलफेयर से रिलेट करता है कि आपने कितनी क्या वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब कितनी सेफ्टी आप उनको देते हैं, क्या टूल्स दे रहे हैं आप उनको, कैसे इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। अगर फैक्ट्री में मतलब लेबर काम कर रहे हैं तो आप उनको कैसे टूल दे रहे हैं, कैसे इक्विपमेंट दे रहे हैं काम करने के लिए। एम्प्लॉयज़ हैं अगर, तो उनको आप कैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रॉपर लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। ये हो गया आपका मेंटेनेंस। फिर आपका इसी में आता है पर्सोनल रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि डे टू डे में मतलब डे टू डे फंक्शन में, मतलब कि इसका मतलब ये है जैसे कि जो रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय कितने आ रहे हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस मेंटेन करना। उसके बाद कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है और नए लोगों का, ठीक है। बेसिकली पर्सोनल रिकॉर्ड मतलब जितना भी जो रिक्रूटमेंट किया है आपने जिन एम्प्लॉयज़ का, उनकी प्रॉपर जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया है अपनी क्वालिफिकेशन का, जो भी उनके जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया उसका रिकॉर्ड, ये सब रखना एचआर मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट आपका आ गया पर्सोनल रिसर्च। इसमें आपका बैकग्राउंड, जो पर्सोनल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनका बैकग्राउंड रिसर्च करना है, एचआर मैनेजर का फंक्शन होता है। थर्ड वन आपका आ जाता है एडवाइजरी फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। इसमें दो आते हैं, एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट और एडवाइस टू डिपार्टमेंट हेड। अब टॉप मैनेजमेंट को एचआर मैनेजर क्या एडवाइस करेगा कि कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे प्रोसीजर बनानी चाहिए, उनको एडवाइस कर रहा है उनको उस पे। फिर उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो उस पे थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो एचआर मैनेजर होता है वो डेली बेसिस पे मैन पावर से क्या कहते हैं इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए उसको अच्छे से पता होता है कि उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, इसीलिए उनको एडवाइस करता है टॉप मैनेजमेंट को कि ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड वन इज एडवाइस टू डिपार्टमेंट हेड। अब डिपार्टमेंट हेड, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो उन लोगों को अब एचआर मैनेजर ने तो रिक्रूटमेंट कर लिया लोगों का, उसके बाद वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसमें वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मतलब कैसे और लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, कैसे उनको अप्रेस करना चाहिए, कैसे उनका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होना चाहिए, ये एडवाइस करता है एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट हेड को। ये आपके तीन फंक्शन हो गए, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन और एडवाइजरी फंक्शन। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाली यूट्यूब वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द एचआरएम। फर्स्ट आपका आता है इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके बेसिकली तीन या चार पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट होता है सप्लायर, सेकेंड इज कस्टमर, थर्ड वन इज कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है सप्लायर, जैसे कि सप्लायर आपका हो गया कि वो मैन पावर लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एग्जांपल जैसे ले लेती हूँ मैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी हो गई, तो वो कैसे एम्प्लॉयज़ लाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये डिपेंड करता है
सप्लायर पे। सेकेंड वन इज कस्टमर। अब कस्टमर तो किंग होता है मार्केट का, तो जो कस्टमर चाहता है वही ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है, एचआर मैनेजर को वैसे ही, अपने मैन पावर को वैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ती है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। थर्ड वन इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के अंदर हो गया कि अब जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो चाहेगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसका एग्जांपल, सेकंड हो गया आपका कस्टमर, थर्ड हो गया आपका कॉम्पिटिटर। तो सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ये इन्वायरमेंटली अफेक्ट करते हैं आपका एचआरएम को। सेकंड आपका आ गया लीगल इन्वायरमेंट। इसमें कुछ एक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया 1926, द पेमेंट वेजेस ऑफ एक्ट हो गया 1936, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हो गया आई थिंक 1923 इसका है, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो लीगल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जो एचआर मैनेजर को ध्यान रखने होते हैं। थर्ड आपका आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी अप टू डे चेंज हो रही है, तो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो जो एचआर मैनेजर है उसको क्या करना होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते रहने देनी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं। नहीं तो वो अप टू डेट नहीं रहेंगे, ठीक है, फिर कैसे वो compete कर पाएंगे, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है एचआरएम को। लास्ट आता है आपका सोशियो और कल्चर इन्वायरमेंट। सोशियो में आपका मैं एग्जांपल एक देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब बेसिकली इसमें ये होता है कि सोशली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों को, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सटर्नल है लोग, उनको ध्यान लेके रख के चलना पड़ता है कि वो लोग भी अफेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि किसी आप एक कोई एरिया है, बहुत लार्ज एरिया है, उसमें बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही मतलब जॉब के लिए बहुत लोग हो रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट करेगा, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल्ड लोगों को ही रिक्रूट करें, उनको अनस्किल्ड लोगों को भी लेके मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि वो लोग उसको ट्रेनिंग दे के और अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख ले, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है सोसाइटी से वो ख़त्म हो सके, ठीक है। ये हो गया आपका सोशियो इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट ना करे। और इसमें कल्चर इन्वायरमेंट में आपका हो गया कि जैसे जो भी एम्प्लॉय है उसका अलग बिहेवियर होता है, अलग एटीट्यूड होता है, किसी के एथिक्स अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर। फर्स्ट आपका आता है कम्युनिकेटर, ठीक है, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में अपने मैन पावर से डील करता है, तो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। उसको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना होता है, सिलेक्शन का करना होता है, तो कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे लोगों से डील कर पाएगा। सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि उसको अच्छे से टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो वो उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखे, ये नहीं कि वो सबको बताए, ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए और प्रॉपर रिलेशन एक दूसरे से बना के रहने चाहिए, ये होता है इंटीग्रिटी। ये क्वालिटी होनी चाहिए एचआर मैनेजर में। नॉलेज ऑफ लीगल अफेयर्स, मतलब उसको ये जो मैंने एक्ट बताए थे आपको कि फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में, ट्रेड यूनियंस के बारे में, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो मैन पावर को भी तो बता पाएगा ना कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको कि कैसे डील करना है लोगों के साथ, कैसे मैनेज करना है उनको। उसके बाद आता है आपका लीडर। उसमें लीडर की भी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों को डायरेक्ट करना है, रोल्स जैसे मैंने बताया था आपको उसमें मैनेजरियल फंक्शन में, कि आपने डील तो वो ऑर्गेनाइज कर लिया लोगों को, उसके बाद आपको उसको डायरेक्ट करना है ना एज अ लीडर, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि आगे कुछ भी काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, या फिर मोटिवेशन अगर उनको चाहिए तो वो भी उनको मिल रही है, तो वो एज अ लीडर आपको हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए एचआर मैनेजर के अंदर।
उसके बाद आपका मोरल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम। इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं एचआरएम के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग साइज ऑफ वर्कफोर्स। अब जैसे कि आजकल वर्कफोर्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये इशू आ रहा है कि लोगों की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। डिमांड इन द सेंस कि उनको अच्छी पे चाहिए, अच्छा बेनिफिट चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए। तो ये एक एचआरएम के लिए थोड़ा सा इशू है कि बहुत सारे वर्कफोर्स है, तो उनको कैसे अच्छा बेटर पे दिया जाए, अच्छे बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड कराए जाए, कैसे वर्किंग कंडीशन उनको अच्छी दी जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन हो सके। सेकंड आपका आ रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। अब इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स में आपका जेंडर इक्वालिटी आता है बेसिकली। जो वुमेन वर्कफोर्स है वो आजकल ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसके अंदर आपकी इनइक्वालिटी आ जाती है। जो विमेन है वो भी मतलब मेन के कि मेरे को भी इतना ही पे चाहिए, हालांकि वो उतनी स्किल्ड नहीं होंगी तब भी उनको सेम पे चाहिए होता है, तो ये इशू आ रहा है। थर्ड वन इज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। अब एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो एडुकेटेड हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ये लगता है कि या तो फाइनेंशियली या तो नॉन फाइनेंशियली वो अपना जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको टेक्नोलॉजी वाले में बताया था कि आजकल मोर स्किल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, ठीक है। लोगों को अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। तो एचआर मैनेजर का ये इशू होता है कि अब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, उनको हर लेवल पे कोई नई स्किल आ रही है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के साथ अगर उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको रीट्रेनिंग प्रोवाइड कराना अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में आता है कि लोग आजकल बहुत इजीली जो है वो जॉब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो इजीली शिफ्ट अपनी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर लेंगे, जॉब चेंज कर लेंगे। तो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है मैन पावर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल चेंजेस। अब एक्सटर्नली भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रीट्रेन वाला मैंने आपको पॉइंट बताया, ठीक है। और जैसे रिजर्व कैटेगरी वालों को जॉब मिल जाती है। उसके बाद माइनॉरिटीज़ जो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अपना इम्पोर्टेंस खो देती हैं, उनको मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते कि जॉब उनको दे दें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पर्सोनल फंक्शन। पर्सोनल फंक्शन में आपका हेल्थ बेनिफिट्स आ गए, केयर बेनिफिट्स आ गए, ठीक है। लोगों को कैसे रिटेन करना है वो इशू आ गया, क्योंकि वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिटेन करना। और रिटेंशन के साथ साथ आपको लोगों का पोटेंशियल भी देखना है कि उनमें पोटेंशियल है भी कि नहीं है, जिस काम के लिए आपने उनको रखा है। ये सारे कुछ इश्यूज थे, इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फंक्शन ऑफ एचआरएम के बारे में हमने पढ़ा, क्वालिटी ऑफ मैनेजर के बारे में हमने पढ़ा, कुछ इश्यूज थे एचआरएम में वो हमने पढ़ा। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।